क्लास 1 सी सेट टेस्ट बुकलेट 1 है 2026 प्रीलिम्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो 2, 3, 4, 6 और 7 अंकों का उपयोग करके 4 से विभाजित कितनी 4 अंकों वाली संख्याएं बनाई जा सकती है? 360, 116, 156, 175। 2, 3, 4, 6 और 7 अंकों की संख्या को मिलाकर 2, 3, 4, 6, 7 अंकों को मिलाकर 4 से विभाज्य संख्या बनानी है हमको। तो 4 को डिवाइड करें 2 से डिवाइड हो तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 120 संख्याएं रहेंगी। 120 संख्याएं रहेंगी वो उनमें से हमें 4 से डिवाइड करें तो हम यहाँ से 4 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 116। तो हमारा इसका बी आंसर कितना आएगा? बी आंसर आएगा 116। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला के 8 अलग अलग वर्ण ADEFGHI और J दिए गए हैं। यदि इन वर्णों का उपयोग करके 4 वर्णों वाले शब्द बनाए जाते हैं तो ऐसे कितने शब्द बनाए जाएंगे जो कम से कम एक वर्ण को दोहराएंगे? ADEFGHI के 8 वर्णमाला के शब्द के इन वर्णों का उपयोग करके 4 वर्णों वाली संख्याएं बनानी है। जब हम 4 वर्णों वाली संख्याएं बनाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी? C 4/8 करेंगे। जब हम 4 × 8 और 8 ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2016। सॉरी माय मिस्टेक। इसका आंसर 2016 नहीं आ रहा। इसका आंसर आएगा 2516। डी आंसर आएगा इसका 2516। डी आंसर आएगा इसका 2516। एक समबाहुभुज में 119 विकर्ण है। कितनी भुजाएं होंगी? जब एक समबाहु त्रिभुज में 119 विकर्ण होंगे तो कितनी भुजाएं होंगी? 119 का विकर्ण मतलब डायगोनल होगा तो कैसे होगा? उसका फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले डायगोनल का फॉर्मूला क्या रहेगा? डायगोनल का फॉर्मूला रहेगा n-3/2। तो हमारा डायगोनल कितने हैं? 119 है। तो इसको क्रॉस आउट करना है। n हमारा कितने हैं? 17 है। ये हम 17 एज्यूम किया तो 17 - 3/2। 17 - 3 13 सॉरी 14/2। तो 2 से हम काटेंगे 7 तो 17 × 7 119। तो 119 क्रॉस आउट हो गया 119 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यही आंसर हमें ऑप्शन बेस्ड हमने ऑप्शन लेटर जूम किया 17 को। यहीं से हमारा आंसर निकल चुका है। नेक्स्ट, एक विद्यालय में वार्षिक खेल प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक छात्र छात्रा 4 स्पर्धाओं में किसी एक में भाग लेते हैं। 100 मीटर दौड़ में, लंबी कूद में, गोल फेंक में और रेले दौड़ में। प्रत्येक छात्र छात्रा को उनकी कम से कम एक स्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य होता है। तो एक छात्रा कितने अलग अलग तरीकों से अपनी स्पर्धा का चयन करेगी? 4 स्पर्धाएं हैं और प्रत्येक छात्र को अपने कम से कम लेनी है। तो 2 × 4 हो जाएगा -1, यानी n-1 का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे 4 स्पर्धाएं हैं तो सी हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 16 - 1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 15। क्योंकि आंसर यहाँ पे 16 आएगा लेकिन हमें n-1 करना पड़ेगा तब हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर आएगा सी, यानी 15। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए आप चित्र में दिखाए गए षटभुज क्षेत्र का यादृच्छिक रूप से एक पासा फेंकते हैं तो पासे में सम षटभुज के अंदर किंतु समबाहु त्रिभुज के बाहर गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? समबाहु त्रिभुज की भुजाएं के बराबर रहेगी। तो 1/6, 5/6, 1/2, 1/3। ये 5/6 रहेगी क्योंकि एक बाहर गई है तो एक हटा के तो हमारे यहाँ पे 5/6 क्योंकि n-1/6 का बना था तो 6 में से घटा दे तो 5 1 तो 1 n-1/6 था यहाँ पे 5 एक ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो 5/6 हमारा आंसर आएगा। बी हमारा इसका आंसर आएगा।
एक छात्रा समूह ए जिसमें 4 विषय हैं, समूह बी जिसमें 2 विषय हैं, प्रत्येक में से एक विषय का चयन करती है। तो समूह सी जिसमें 3 विषय हैं और समूह डी जिसमें भी 3 विषय हैं, प्रत्येक में एक विषय का चयन करेगी। तो छात्र कुल कितने तरीकों से चयन करेगा? 27, 32, 72 या 17 तरीके से। कैसे करेगा? एक में 4 विषय हैं और उसमें 2 विषय हैं, ऐसे 6 तरीके हो जाएंगे उनके पास। फिर वो एक में 2 विषय और एक में 3 विषय, तो हमारे ऐसे हमारे पास 8 हो जाएंगे। और दूसरे वो 6 विषय में लेके वो 3 का निकालेगा तो हमारे पास 20 हो जाएंगे। तो जब हम 20 और C4 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। 20 + 4 हमारा 24 आ जाएगा। 24 आएगा तो जब हमारा C4 + 8 किया था हमने, 24 हमने ऊपर निकाल दिया था और 8 हमारा यहाँ से प्लस होके आएगा। तो 24 + 8 अपन जब करेंगे तो हमारा 32 हो रहा है। हरिओम, सॉरी माई मिस्टेक। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। C4/2 यानी 4 और 2 का है, यानी 6 तरीके से हमको करना है। तो जब हम C2 का 3 करेंगे तो वो हमारा 20 आएगा। 20 यहाँ से हमारा आ चुका। लेकिन जब हम 6 को 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा 24 आएगा। और ऊपर हमारा C2 8, तो ये हमारा 8 आ चुका है। C2/3 हमारा 8 आ चुका था ऊपर। फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा ये इक्वेशन हो गया। जब हम फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन को प्लस करेंगे तो यानी 24 को और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 32। तो 32 ही हमारा यहाँ पे सही आंसर है। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। n-1/n करके यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। जितने हमें दे रखे है वो C कोरोस्पोंडेंट लिख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जैसे हमें इसको सोल्व करना रहेगा। 4 लड़की और 3 लड़कों को 7 कुर्सियों में एक पंक्ति में बैठाना है। यदि दोनों छोर की कुर्सियों पर लड़कियां बैठी है तो दोनों लड़कों को एक साथ बैठाना, तो कितने विभिन्न तरीके से बैठाएंगे? 4 लड़की और 3 लड़कों को 7 कुर्सियों पर एक पंक्ति में बैठाना है। यदि दोनों छोर की कुर्सियों पर लड़कियां बैठी हैं और तीनों लड़कों एक साथ बैठे हैं तो उन्हें कितने विभिन्न तरीकों से बैठाया जा सकेगा? 3 लड़कियां बैठी हैं, 4 लड़के बैठे हैं, तो उन्हें कैसे बैठाया जाएगा? तो एक पे तो बैठेंगे, 3 लड़के बैठे, 4 लड़के बैठे हैं, 3 तो ऐसे हमारा बन जाएगा 4 172। और जब 3 बैठेंगे और 6 इस पे रहेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 3/6 का देना है। तो जब हम 72 हमारा ऊपर आ चुका है, जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6 2 12, 1 7 6 42 और +1 43। तो हमारा क्या बन रहा है? 43 2 बन रहा है। तो यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही आ रहा है। 432 172 यहाँ से हमारा बन चुका था। फिर हमें C3 को एक साथ बैठाना है लड़कों लड़कियों को। तो हमें 3 का रेशो 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साइड के हो गए, डायगोनल 4 बचेंगे, तो इससे हमारा 6। तो 6 को जब हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 246 सॉरी माई मिस्टेक 432। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 वर्ष से अधिक समय में रोगों के लहरों के साथ वापसी से सरकार के पास अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पैकेज लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तक लगाए गए 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की तुलना में विश्व भर में सरकार, बहुपक्षीय एजेंसी और निजी क्षेत्र द्वारा प्रतिवर्ष के लगभग 600 बिलियन डॉलर का अनुपात कर रही है। यहाँ देखिए RC कैसे सोल्व करते हैं। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पैकेज, यह प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पैकेज स्टिमुलस प्रोजेक्ट को याद करके मेरे को याद आती है कोविड में स्टिमुलस प्रोजेक्ट लाया गया था, जहाँ पे एजाइल अप्रोच से हमारा बजट पास किया गया था, जिसकी थीम थी एजाइल अप्रोच। वहाँ पे किन्सियन थ्योरी थी, क्योंकि किन्सियन थ्योरी हमें 2008 USA के ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बताती है, जहाँ V शेप और K शेप रिकवरी थी। तो कमेंट सेशन में बताइए कि V शेप और K शेप रिकवरी क्या होती है और कैसे भारत ने स्टिमुलस पैकेज के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा है। जलवायु निवेश के लिए आवंटित किए जाते हैं। वर्तमान प्रोत्साहन निधि की पैमाना यह है कि प्रोत्साहन कार्यक्रमों को इस प्रकार से परिकल्पित किया जाए
कि 2050 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन की दिशा भी प्रगति कर सके। उदाहरण के लिए यूरोपीय ग्रीन डील नई विकास रणनीति होगा जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ को आधुनिक कार्य संसाधन और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के न्यायसंगत समृद्ध समाज बनाना है। स्टिमुलस प्रोजेक्ट ये आरसी करते टाइम फर्स्ट लाइन देखनी है और लास्ट के पैराग्राफ जरूर देखना है, बीच का अंडरलाइन कर लो, क्योंकि 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों का कोई शुद्ध उत्सर्जन न हो और जहां अधिक समृद्धि के संसाधनों के गहन उपायों से अलग किया जा सके 2050 तक लाने। तो निम्नलिखित में से कौन से तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे हमें कंक्लूजन, आरसी में कंक्लूजन, इम्प्लीकेशन, क्रक्स, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस और एक अजम्पशन, ये चार मोस्ट इम्पोर्टेंट। अजम्पशन और इम्प्लीकेशन तो मोस्ट फेवरेट हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे कंक्लूजन पूछा है तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, विश्व भर की सरकारों को अपने आर्थिक पुनर्जीवित पैकेज को महामारी से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक चिंताओं के साथ साथ अपने पर्यावरण दायित्वों को संबोधित करने के लिए संरेखित करना होगा। संधारणीय विकास को रेखांकित करने वाली नीति द्वारा समर्थित परियोजनाओं से अधिक निवेश लाना होगा। महामारी ने विश्व के सभी देशों में पर्यावरण संधारणता को प्रोत्साहन देने में सभी योजनाओं को बाधित कर दिया था। सरकार प्राथमिकता के साथ महामारी से निपटने का विकल्प चुन सकती है, जबकि संधारणता से संबद्ध परियोजनाओं के बारे में फिर से शुरू किया जा सकता है। यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा, अधिक निवेश लाना महत्वपूर्ण होगा, ये नहीं आएगा। निपटने के विकल्प चुन सकते हैं, जबकि संधारणता से संबंधित परियोजनाओं को फिर से शुरू किया जा सकता है। हाँ, शुरू किया जा सकता है। यहाँ पे हम 50% हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं, विश्व भर की सरकारों ने अपने आर्थिक पुनर्जीवित पैकेज को महामारी से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक चिंताओं के साथ अपने पर्यावरण दायित्व को संबोधित करने के लिए संरक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे यूरोपिक ग्रीन डील 2050 कार्बन न्यूट्रलाइजेशन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज का बताया गया। जो स्टिमुलस पैकेज लाए गए थे तो महामारी के टाइम पे, उसके बाद हमें संधारणीय विकास करने पर 2050 तक रखा गया। तो यहाँ पे 90% ए ऑप्शन सही लग रहा है और डी 50% लग रहा है। तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाएंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अब हम दूसरा आरसी देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बताई गई है। इम्प्लीकेशन और अजम्पशन में कहा था ना, पूर्व धारणाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, पर्यावरण संरक्षण और संधारणता की अनदेखी नहीं की जा सकती। सही बात है। विश्व भर की सरकारों का रवैया पर्यावरण संरक्षण और संधारणता के प्रति उदासीन रहा है। उपयुक्त पूर्वधारणा में कौन सी एक वैध पूर्वधारणाएं हैं? ना तो एक, ना तो दो, एक और दो, केवल दो और एक। आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, पर्यावरण संरक्षण और संधारणता की अनदेखी नहीं की जा सकती। विश्व भर की सरकारों का रवैया पर्यावरण संरक्षण और संधारणता के प्रति उदासीन रहा है। पूर्व धारणा ये कोई बता रही है, आर्ट्स तो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे सुधारा जा सकता है, परिकल्पित किया जा सकता है, नए 2050 तक शून्य उत्सर्जन की प्रगति किया जा सकता है। यूरोपीय ग्रीन डील विकास रणनीति का उद्देश्य यूरोपीय संसाधन कुशल प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था न्यायसंगत समृद्ध समाज की ओर परिवर्तित करेगा, जो आर्थिक समृद्धि को संसाधन गहन उपायों में से अलग किया जाएगा। तो यहाँ भी बता रहा है कि संधारणता की अनदेखी नहीं की जा सकती। ये बात तो सही कि अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन क्या विश्व भर की सरकार का रवैया पर्यावरण संरक्षण की संधारणता के उदासीन रहा है? ये भी गलत है। विश्व सरकार अपने आर्थिक पुनर्प्राप्त प्राप्त करके महामारी उत्पन्न सामाजिक आर्थिक चिंताओं के साथ पर्यावरण दायित्व का रखा जाएगा और जलवायु परिवर्तन से आवंटित भी किए जाने चाहिए, जो केवल आर्थिक स्पर्धा के साथ साथ नए समृद्ध समाज के परिवर्तित करने पर और आर्थिक समृद्धि संसाधन गहन उपायों से अलग भी करेगा। तो इसका आंसर ओनली 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाइदर और नोट 2 भी महत्वपूर्ण लग रहा है। दूसरा परिच्छेद है, निजी विद्यालयों में विविधता बढ़ाने आरटीई अधिनियम के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करके किया गया था। निजी विद्यालयों के संघ द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, जो आज भी ऐसा ही कर रहे थे। वास्तव में विद्यालय में प्रवेश केवल उन्हीं तक सीमित करना जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, एक विशेषाधिकार है जो केवल निजी विद्यालयों को प्रदान किया गया है। तो उन्हें प्रदर्शन की एक प्रतिष्ठा बनाने में सक्षम बनाता है, जिसका प्राय संस्थान में कम और उसमें नामांकित छात्रों और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से अधिक संबंध होता है। यह तथ्य
तथ्य है कि सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे को प्रवेश लेना होता है। उन्हें प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी को बहुत कम या बिना किसी घरेलू सहयोग के शिक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी भी सार्वजनिक प्रणाली को एक सकारात्मक विशेषता के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। इससे पहली बार अगर नाइदर नोर आंसर था ना, फर्स्ट का वो पुनरुद्धारणा वाला नाइदर नोर आंसर था उसका। इसका एक बार हम आरटी अधिनियम के तहत वंचित वर्ग को 25% आरक्षण देना है, जहाँ निजी और प्राइवेट विद्यालय ट्यूशन से अधिक संबंधित होते हैं और सरकारी विद्यालय में घरेलू सहयोग शिक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कभी भी सार्वजनिक प्रणाली की एक सकारात्मक विशेषता के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सी पूर्व धारणाएं बताई गई है? भारतीय जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए निजी विद्यालय अवहनीय है। इस बात का भय है कि लाभ कमाने की दिशा की ओर अग्रसर शैक्षणिक संस्थान समाज में असमानता को बढ़ावा दे सकेंगे। बस सक्षम इसका प्रयास संस्थान में कम और उस नामों के छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के अधिक संबंध होता है। ये तथ्य सरकारी विद्यालयों में बच्चे को प्रवेश दे रहे हैं और प्रथम पीढ़ी की शिक्षार्थी बहुत कम था और बिना घरेलू सहयोग शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये तो दे रखा है कि बड़े हिस्से निजी विद्यालय में अवहनीय हो जाते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ इस बात का भय भी है कि लाभ कमाने की दिशा की ओर अग्रसर शैक्षणिक संस्थान समाज में असमानता को बढ़ावा देंगे। लेकिन यहाँ पे आरसी क्या बात कर रहा है, प्राइवेट अगर कॉलेज में तो ये कि वे छूट दे सकते हैं और अपने रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चों को निजी ट्यूशन के साथ प्रदर्शन करने में भागीदारी। वहीं सरकारी लोगों को सभी अंत्योदय प्रोग्राम के जैसे सभी को शिक्षण देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1900 से 1999 के बीच एक वर्ष को यादृच्छिक रूप से चयनित किया जाता है, तो यह चयनित वर्ष में लीप वर्ष होने की प्राप्ति क्या रहेगी? 1900 से 1999 के बीच लीप वर्ष वहाँ होगा, +1 लग जाएगा। तो ये क्या आएगा? 500, 201, 11, 20 या 6, 25? कौन सा आएगा? 6, 25, 11 का 50, 201, 11, 20, 6, 25, 23, 10। 1900 से 1999 के बीच करने हमको लीप वर्ष। 365 एक ले लेंगे, हमें एक्स्ट्रा माइनस करना है। सी इसका आंसर हमारा सही रहेगा। 12 क्वेश्चन देखेंगे। एक कलश में 5 लाल, 6 हरी, 4 नीली गेंद हैं। 3 गेंद एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। इसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि पहली निकाली गई गेंद लाल होगी, दूसरी हरी होगी और तीसरी नीली होगी? इसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, पहली गेंद 5, दूसरी 6, ये 4 रहेंगी। टोटल किया तो हमारी आई 14 गेंद। जब हमने 5 गेंद निकाल ली तो हमारी कितनी बची? 13 गेंद बची। जब हमने 4 निकाल ली तो हमारी 12 बची। ऐसे करके हमारा टोटल क्या बनेगा? 15/364 बचेगा। तो जब हम इनको करेंगे तो हमारा आएगा 2184 और टोटल हमारी गेंद कितनी थी? 6। जो हमें लाल गेंद निकालनी, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारी बनेगी 364। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9/37। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पंकज वर्तमान में कक्षा 7 में पढ़ रहा है। 18 वर्षों के बाद उसकी आयु 10 वर्ष पहले की उसकी आयु की 8 गुना हो जाएगी। जब पंकज कक्षा 12वीं में होगा तो उसकी आयु क्या रहेगी? मान लीजिए पंकज ने कोई भी कक्षा दोबारा नहीं पढ़ी है, यानी उसने दोबारा नहीं पढ़ी, तो उसकी 17 वर्ष रहेगी, 21 वर्ष रहेगी, 14 वर्ष रहेगी या 19 वर्ष रहेगी? उसकी आयु रहेगी 10, कक्षा 7 में पढ़ रहा था और 10 वर्ष के बाद उसकी आयु 8 गुना हो जाती है और उसके बाद वो 12
10वीं कक्षा में हैं तो 10 ये आएंगे और यहाँ 12 वर्ष का है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम उसका 12 वर्ष का है 10 वर्ष के बाद x+4 तो 10 कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। जब 10 प्लस जब हम उसको करेंगे तो 8x प्लस माइनस x माइनस 1 क्या था तो उसका हमारा किया तो हमारा 4 आएगा आंसर। तो 10 तो हम पहले 10 वर्ष बड़ा था और 4 उसके पहले हो चुकी थी तो वो कितने वर्ष का हो जाएगा 14 वर्ष या 19 वर्ष। वो 19 वर्ष का हो जाएगा उस टाइम पे, वर्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक उचित सिक्के के 8 बार उछाला जाता है। दिए गए क्रम की प्रतिक्रिया ज्ञात करें कि पट यानी टेल, चित मानी हेड, टेल एंड हेड कितनी बार आएगा 1/256 बार, 3/254 बार या 5/67 टाइम्स। जब ये हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 15/16 बार आएगा। दो मिनट रुकी, मैंने शायद कुछ गलत करवा दिया। 15/16 तो इसका आएगा। 15/16 का आंसर तो मेरे को पता है। एक उचित सिक्के 4 बार उछाला जाता है। जब हम 4 बार एक सिक्के को उछालेंगे तो C4/2 आएगा यानी 16। 4 बार उछालेंगे तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। तो ऐसे हमारा 1/16 हो जाएगा। तो हम 2/4 करेंगे तो हमारा 16 नहीं हो जाएगा क्योंकि एक बार हेड आएगा और 3 बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। इसी तरह HHTH और HHH ये हमारी 4 टाइम्स बनेंगे ऐसे सारे। तो ये हमारे 4 टाइम्स बनेंगे तो हमें उचित 8 बार उछाला जा रहा है तो 2 4 हमारा 16 आएगा। तब हम लगाएंगे n माइनस, क्योंकि हमारा 16 आंसर नहीं, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हमारा 16 नहीं आएगा। जब हमारा जो 16 आंसर आएगा उसमें से हमें एक माइनस करना पड़ेगा तो हमारा आएगा 15। तो हमारा इसका आंसर आएगा 15/16। तो इसका हमारा क्या आंसर आएगा 15/16। ये है 15/16 सी ऑप्शन में हमारा 15/16 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उचित सिक्के को 8 बार उछाला जाएगा तो उचित क्रम में प्राप्ति क्या रहेगी। एक सिक्के को उछाला जा रहा है 8 बार तो 2 को जब 8 करेंगे तो 256 बार आ जाएगा। तो 8 बार उछालने पर 3 बार टेल आएगा। 1/8 का क्यूब बन जाएगा। 1/8 का क्यूब बनेगा तो या तो हम उसके 1/8 का क्यूब ले ले या हम 2/8 का ले ले। तो हमारा आंसर आएगा 256। अब 256 है तो हमारा एक बार टेल आ रहा है, 3 बार हेड आ रहा है तो हमारा 1/256 आंसर हो जाएगा यानी हमारा ए आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक घन में 4 लाल फलक, 3 नीले फलक, एक पीला फलक है। यदि घन को एक बार उछाला जाए तो शीर्ष पर लाल या नीला फलक आने की संभावना कितनी हो जाएगी। 2 लाल फलक, 3 नीले फलक, एक ये फलक है यानी क्यूब। जब एक क्यूबॉइड को जब हम उछालेंगे तो कितनी बार आने की संभावना रहेगी। 6/7 होने की संभावना हो जाएगी यहाँ पर। तो इससे हमारा आंसर आएगा डी, क्योंकि 2 3 5 1 7 और n-1 करेंगे तो 6/7 आगे ना 6/7 हमारा आंसर। तो इसका आंसर आएगा डी। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारा डी आंसर आएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। 5 नर्स और 2 डॉक्टर को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बैठाया जाए कि प्रत्येक डॉक्टर 2 नर्स के बीच में बैठ जाए। ये क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं।
ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्योंकि 5 नर्स हैं तो जब हम 2 डॉक्टर हैं, जब हम 5 नर्स और 2 डॉक्टर को करेंगे तो हमारे C5 और C6 आएगा। तो जब हम C5 का करेंगे तो हमारा बनेगा 120, और जब हम C6 का करेंगे तो हमारा बनेगा 0, 6 2 जा 18, 1 6 1 6 6 7 780 बनेगा। और 780 का जब हम डबल करेंगे तो हमारा बनेगा 1250। तो हमारा आंसर आएगा 1250। ये हमारा आंसर बन रहा है डी। 18th क्वेश्चन करेंगे। एक वरिष्ठ नागरिक सहित 3 पुरुष एक ट्रेन में सवार होते हैं जिसमें 6 सीटें खाली होती हैं। इन 6 सीटों में 2 आरक्षित सीटें हैं जो कि महिलाएं और एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। 4 सीटें महिलाओं के लिए, 1 सीट महिलाओं के लिए, 1 सीट वरिष्ठ नागरिक के लिए। एक वरिष्ठ नागरिक आरक्षित सीट पर बैठ भी सकता है और नहीं भी बैठ सकता। तो 3 यात्री 6 सीटों पर कितने प्रकार से बैठेंगे, 72 बार, 36 बार, या 120 बार, या 60 बार। 6 सीटें हैं टोटल 6 सीट हैं। महिला और पुरुष को बिठाना है तो वो 120 बार या 72 बार बैठेंगे। तो कैसे बैठेंगे, वो बैठेंगे तो इसका आंसर आएगा 72 बार आएगा। फिर जब हम 6 × 5 × 4 × 3 करेंगे और 2 × 1 करेंगे तो हमारा बनेगा ऊपर 180। 180 हमारा बनेगा। 180 को जब हम उसे करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 120। ये 6 सीटें में निकालना है तो 72 हमारा आंसर सही, सॉरी 120 हमारे यहाँ पे आंसर सही आएगा। आरसी करते हैं। भारत में जमीनी स्तर पर उपाशक देखभाल लगभग न के बराबर है। प्रशिक्षित कर्मियों की कर्मी है। दर्द नियंत्रण के लिए एपिओड्स तक सीमित पहुंच है, और मानने से अस्वीकार भी कर देते हैं कि ऐसा समय आ गया है कि जब आपको मृत्यु की प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं बल्कि मृत्यु की प्रक्रिया के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसके लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की एक अंतर्विषयक टीम भी काम यह आवश्यक होती है। तो संवेदनशील और अच्छे श्रोता होने के साथ साथ उत्कृष्ट संचारक और टीम के साथ काम करने वाले भी होने की संभावना आगे दर्शाई गई है। तो यहाँ पूर्व धारणा ये क्या कहलाएगी कि वर्तमान में पेशेवर के पास की पर्याप्त कुशलता नहीं है, क्योंकि भारत में जमीनी स्तर पर अभी भी प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है और सीमित पहुंच है जो मानने से अस्वीकार कर रहे हैं सरकार, और जिस वजह से हमें मृत्यु की प्रक्रिया के विरुद्ध उसकी आवश्यकता के लिए काम करना होगा। इसलिए स्वास्थ्य सेवा पेशों की एक अंतर्विषयक टीम की आवश्यकता होगी जो संवेदनशील और अच्छे श्रोता होने के साथ साथ एक संचारक और एक टीम में काम करने वाले भी हों। तो कुशलता की कमी है, ये हमारी पूर्व धारणा रहेगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा सेकंड, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सेकंड का, यानी मतलब हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 यहाँ पे हमारा सही था। नेक्स्ट आरसी देखते हैं। बाल विवाह लड़कियों के मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। यह उन्हें नीति के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। यह उनकी शिक्षा को भी बाधित कर देता है, उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और समाज में पूर्ण रूप से भाग लेने वाले उत्पादक व्यक्तियों के रूप में स्वयं को पूर्ण करने की उनकी क्षमता को भी सीमित कर देता है। ये उसकी समस्याएं बताई गई है बाल विवाह की। पत्नियों को निम्न घरेलू स्थिति, आमतौर पर उन्हें लंबे समय तक घरेलू श्रम करने, कुपोषण, एनीमिया, सामाजिक अलगाव, घरेलू हिंसा, समय से पूर्व बच्चे पैदा करने और घर में निर्णय लेने की कम शक्ति के लिए विवश कर देती है। अपर्याप्त शिक्षा, कुपोषण और समय से पहले गर्भधारण के कारण कम वजन के शिशु का जन्म हो जाता है, जिसे कुपोषण का यह भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला चक्र बन जाता है, जिसे हम डेप्रीवेशन साइकिल बोलते हैं, जो कि इकोनॉमी की मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जनांकीय लाभांश वर्तमान में अलाभकारी माने जाते हैं मानव संसाधन अर्थव्यवस्था में।
ये PYQ पूछा गया है। तो इसका करेक्ट स्वतंत्र रूप से प्रतिविध परिच्छेद की क्या बताने की बात कर रहा है कि बाल विवाह लड़कियों की समाज के प्रति अपर्याप्त है, प्रतिकूल है। हाँ जी, प्रतिकूल है। बाल विवाह लड़कियों के समग्र विकास के लिए हानिकारक है। जी हाँ, हानिकारक है। बाल विवाह लड़कियों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए हानिकारक है। हाँ जी, हानिकारक है। बाल विवाह लड़कियों के आर्थिक कल्याण के लिए हानिकारक है। जी हाँ। तो हमें सबसे उपयुक्त बताना है कि कौन सा हमारा सही रहेगा। बाल विवाह समाज की प्रगति के लिए प्रतिकूल है क्योंकि इसे घरेलू कुपोषण, अनीमिया, सामाजिक अलगाव, घरेलू हिंसा, समय से पूर्व बच्चे पैदा होने से शक्ति की विवश हो जाती है और अपर्याप्त शिक्षा, कुपोषण, समय से पहले गर्भधारण के कारण कम वजन शिशु को जन्म देती है, जिससे कुपोषण की व्यवस्था बढ़ेगी। कुपोषण की व्यवस्था बढ़ेगी तो डेप्रिवेशन साइकिल आएगी और महिलाओं की भागीदारी भी कार्यबल में कम मानी जाएगी। तो यहाँ पे लड़कियों के समग्र विकास के लिए हानिकारक बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रशिक्षकों और 8 खिलाड़ियों में से 2 प्रशिक्षक और 3 खिलाड़ियों की एक खेल समिति बनाई जाती है। प्रशिक्षक पी समिति में शामिल होने से मना कर देता है। यदि क्यू खिलाड़ी उसमें चयनित हो जाता है तो समिति कितने तरीके से बनाई जा सकेगी? कमेटी बनाई जाएगी। 6 प्रशिक्षक, 8 खिलाड़ी और 2 प्रशिक्षक, 3 खिलाड़ियों की एक खेल समिति, इसमें पी और क्यू दोनों रहेंगे। तो इसमें कैसे बनाई जाएगी? 21 का देखते हैं। 6% 6 रहेंगे, 8, 2 प्रशिक्षक की 3 खिलाड़ी रहेंगे, 6 यहाँ से जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, 6 4 24, 24 4 288। जब 288 बनेगा तो उसका डबल कितना हो जाएगा? 4 6। तो हमारा यहाँ पे बनेगा आंसर 5 5। 22nd क्वेश्चन देखते। 70 क्रमांकगत पूर्णांक में से कोई दो संख्याई आंशिक रूप से चुन ली जाती है। 70 क्रमांक पूर्णांक को, पूर्णांक क्या होते हैं? होल नंबर्स में से दो संख्याएं आंशिक रूप से चुन ली जाती है तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी की योग सम के बराबर होने की? इवन और ओड के हिसाब से देखना है क्योंकि 50 प्राप्त अंक है। 70 क्रमांकों की संख्या और दो संख्या में ली गई है। 70 के साथ है तो 2 क्रमांक में ली गई है तो 69 70 की एक योग सम के साथ बनेगा और 70 198 एक विषम के साथ बनेगा, जिसमें टोटल हमारा 69 के हिसाब से बनेगा और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 34 के हिसाब से बनेगा। तो इसका हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। 70 क्रमांक के साथ दो संख्या पूर्ण रूप से बनाएंगे तो 34 59 हमारा सही आंसर रह जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 11 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुना थी। अब से 11 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 84 वर्ष, 88 वर्ष या 80 वर्ष? 11 वर्ष पहले पुत्री की आयु 6 गुना थी, 6 गुना थी और अब 11 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है और 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 70 वर्ष हो जाएगा। 23 का ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है जिसमें बताया गया है क्या एक बार हम
देखिए कि कैसे ये सही बनेगा। 70 वर्ष। और 70 वर्ष तो आंसर आ रहा है, इसको बिल्कुल सही कहा था मैंने। अब करेंगे 6 वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। 24वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 14 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद x+6 के बाद आयु का अनुपात 8:5 हो रहा है। और 14 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 4:1 हो रहा है। 4:1 हो रहा है। और 6 वर्ष बाद 8:5 हो रहा है। 6 4 यहाँ से क्या था, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक भी नहीं कर रहे हैं। 35.7 पॉइंट में आंसर जा रहा है। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक एक साथ 8.5 और 4.1 एक साथ आ ही नहीं सकते। जब हमने इसको सोल्व किया अभी, दोनों का डिफरेंस अलग अलग जा रहा है। तो डिफरेंस ही सेम नहीं आएगा तो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कैसे करेंगे। एक दूसरे की इंटरलिंक नहीं करेंगे तो मतलब दोनों ही आंसर एक दूसरे को गलत बताएंगे। तो ये क्या एक प्रश्न का उत्तर यूज करता हूँ किसी एक अकेले प्रयोग करके दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा क्योंकि दोनों ही गलत हैं। तो पहला हमारा यहाँ से गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में किसी एक कथन को उपयोग करके एक भी कथन सही नहीं है तो कैसे उत्तर सही दिया जा सके, ये भी गलत है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जाएगा किंतु दोनों में से किसी एक का साथ अकेले उपयोग करके नहीं दिया जाएगा, ये बात गलत है। दोनों से ही नहीं दिया जा रहा है तो एक से कैसे दिया जाएगा। इस प्रश्न को इन दोनों कथनों में से किसी का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। डी ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है तो इसका हमारा डी ऑप्शन आएगा। 24 का वो हम बात करेंगे 25 की। कॉन्स्टोरम कॉन्स्टोरम वर्णों को विभिन्न तरीकों से समझ किया गया है। तो कॉन्सोर्टम कितने शब्द हैं जो कि वोवल्स हैं। ओ कितने हैं जो ओ आई यू यानी ये हमारी 5 स्वर हैं। सॉरी स्वर अलग होते हैं, वोवल्स अलग होते हैं। ये हमारे सी एन एस आर टी और एम, ये हमारे 6 हैं। जब हम C5/1/4 का करेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं बन जाएगा। ये किस में है, ये है बी ऑप्शन में। C5/4:6 का बन रहा है जब हमने वोवल्स और को चेंज अलग करके किया तब ये हमारा आंसर बन रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अब हम करेंगे 26 क्वेश्चन। ए बी सी और डी 4 शहर हैं। ए से बी तक जाने में 4 रास्ते लगेंगे। ए से सी तक जाने में 5 रास्ते लगेंगे। बी से डी तक जाने में 2 रास्ते लगेंगे। सी से डी तक जाने में 4 रास्ते लगेंगे। तो टोटल कितने रास्ते अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। इसको ऐसे करो, एक इसके 2 तरीके हैं, ए बी सी और डी। ए से बी तक जाने में 4 रास्ते हैं। ए से सी तक जाने में हमारे 5 रास्ते हैं। उस बी से डी तक जाने में हमारे 2 रास्ते हैं। और सी से डी तक जाने में हमारे 4 रास्ते हैं। 2 5 या 9 4 4 9 जा 36 इंटू 2 6 2 जा 12 18 एक 19। तो हमारे कितने रास्ते बन जाएंगे। 9 4 जो 36 36 + 2 कितने रास्ते बन जाएंगे। 28 या 36। तो ये हमारे रास्ते बनेंगे 28 के। कितने रास्ते बनेंगे 28 के 36 रास्ते बन जाएंगे। 27 देखेंगे, एक पासा फेंका जाता है। यदि सम संख्या आती है तो एक सिक्का एक बार उछला जाएगा। यदि
अभाज्य संख्या आती है तो 2 सिक्के उछाले जाएंगे। तो सटीक रूप से चिन्ह आने पर कौन से सिक्के उछाले जाएंगे, यानी जिताने पर ये, पट आने पर ऐसे उछाले जाएंगे। तो ये 1 इन टोटल तो हमारे 7 आ जाएंगे और 2 उछाले जाएंगे क्योंकि 6 हमारे था, एक अलग से आएगा तो हमारे 7, यानी 7/6 हमारे उछाले जाएंगे। बाई मिस्टेक, सॉरी माई मिस्टेक। ऐसे एग्जाम में गलती होती है। देखिए 5 से कभी 6 से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो ये तो हमारा गलत वैसे ही हो जाएगा। अब क्या तुम्हारा 5 8 आएगा, 3 8 आएगा या 7 5 आएगा, क्योंकि 5 से 6 है, 6 में से 5 एक उछाल देने के बाद हमारे 6 में से 1 यानी 5 बचेगा हमारे पास, और 5 बचेगा तो हमारे पास एक पास से एक साथ उछाला जाएगा, तो हमारा 1/5 हमारा सही आंसर आएगा। तो 27 का हमारा क्या आएगा, हमारी 4 हेड 4 टेल हैं, तो हमारा आएगा 2H आएगा, 2T 4H 4T, तो हमारा एच टी यानी 4 हेड बनेंगे, यानी 1/12 तो ये बनेंगे, -1/6 ये बनेंगे। तो ये हमारा बन गया 8, 12 में से 4 गया 8, 5/8, ये हमारा आंसर बन रहा है। ये हमारा आंसर बन चुका है 3/8। नेक्स्ट हम करते हैं 28th क्वेश्चन। एक सर ABCDE और F नीचे दर्शाए अनुसार दो तरफा एक तरफा मार्गों से जुड़े हुए हैं। तो तीर का सीधा निशान उसको दर्शाता है कि यातायात के प्रभाव में अनुमति रहेगी यदि व्यक्ति किसी भी शहर एक से अधिक बार गुजरे बिना शहर F से C कितने अलग तरीके से निकल सकता है। बिना शहर F से C तक कितने समय में निकल सकता है। F से C में जाना है, F यहाँ पर है और C यहाँ पर है, और कितने रास्ते जा सकते हैं, 3 रास्ते से, 4 रास्ते से। कितने रास्ते से जाएगा, बिना यात्रा तो इधर से जाएगा, बिना गुजरे हुए एक रास्ते से गया, इधर गया, यानी 3 रास्ते से जा सकते हैं, इधर से, इधर से, एक इधर से, और फिर उसके बाद इधर से, फिर इधर से, 3 रास्ते ऐसे जहाँ से जा सकता है। RC करते हैं। जिस प्रकार शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, खान पान की आदतें भी स्पष्ट रूप से बदलाव देखा जा रहा है। एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग अधिकतम परिष्कृत पशु आधारित खाद्य पदार्थों की मांग कर रहा है, जबकि ग्रामीण समुदाय अब भी अनाज और दान पानी पर निर्भर है। यह विचरण कृषि प्रणाली पर दबाव डालेगा, क्योंकि भूमि और जल संसाधन का उपयोग मुख्य अनाज की अपेक्षा पशु चार और नकदी फसलों के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संपन्न वर्ग को दूर दराज के क्षेत्रों से भोजन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जबकि निर्धन समूह स्थानीय उत्पादन में सुविधता पर निर्भर करता है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा केवल उत्पादन क्षमता से नहीं बल्कि असमान उपभोग प्रतिरूप से भी प्रभावित होगी। केवल उत्पादन क्षमता से नहीं, असमान उपभोग से भी प्रभावित होगी, जो कि विभिन्न वर्ग और भौगोलिक क्षेत्र के मध्य पोषण संबंधी अंतर को पैदा कर देंगे। तो यहाँ पे सर्वोत्तम रूप से क्या कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि शहरीकृत अनिवार्य रूप से विभिन्न समाज में मुख्य अनाज के उपभोग में गिरावट का कारण बनेंगे, क्योंकि उपभोक्ता ही अलग अलग चीज़ों की डिमांड करेंगे तो गिरावट का कारण तो बन सकते हैं। पशु और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग से मुख्य अनाज उत्पादन आवश्यक के विचरण होगा और असमानता बढ़ेगी। खाद्य सुरक्षा की समस्या अपर्याप्त कृषि उत्पादकता का परिणाम रहेंगे। अपर्याप्त कृषि उत्पादकता परिणाम तो रहेंगे, परंतु
अमीर और गरीब के मध्य उपभोग का अंतर भी कम करती है। उपभोग वस्तुओं के बारे में पूछा कि नकदी फसलों के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सुभेद्यता पर निर्भर करेंगे, दूर दराज के भोजन प्राप्त करने में सक्षमता रहेगी और खाद्य सुरक्षा के उत्तम स्तर के लिए नहीं बल्कि असमान उपभोग प्रतिरूप को प्रभावित करेंगे। तो हम यहाँ पे असमान उपभोग प्रति, क्योंकि लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं, पैकेज फूड की तरफ जा रहे हैं, तो मध्यम वर्ग में असमानता की तरफ रहेगा ना कि कृषि की तरफ ग्रामीण और शहर में खाद्य प्रसंस्करण की तरफ जाएंगे, तो एक दूसरे से अपोजिट अंतर भी कोई दर्शाएंगे, अंतर को दर्शाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अभिवृत्ति को विभिन्न तरीकों से सीखा जा सकता है। विचार कीजिए कि विज्ञानदाता किसी उत्पाद के प्रति आपकी अभिवृत्ति को प्रभावित करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग को कैसे उपयोग करेगा। एक टेलीविजन व्यावसायिक विज्ञापन में आप युवा सुंदर लोगों को एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट पर स्पोर्ट ड्रिंक का आनंद लेते हुए देखते हैं। यह आकर्षक और मनभावन दृश्य आपके भीतर उस विशेष पेय पदार्थ के एक सकारात्मक निकटता का प्रभाव विकसित कर देगा। अभिवृत्ति एटीट्यूड, जैसे हम किसी की संगत में रहते हैं, फिर हम किसी को कुछ करता हुआ देखते हैं तो हमारा करने का वही मन करता है, वही यहाँ पे बताया गया है। तो निम्नलिखित यहाँ पे परसुएशन एथिक्स की बात की गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक परिच्छेद उच्चार सर्वोत्तम रूप से इस विचार को प्रभावित करेगा। अभिवृत्ति हमारे जीवन के विकल्प को प्रभावित करती है। विपणन प्रक्रिया हमारे व्यक्तित्व के इस पहलू को लाभ उठाने देती है। क्लासिकल कंडीशन लोगों को अभिवृत्ति को बदलने पर स्वतंत्र तरीका देती है। विपणन के लिए लोगों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण होना चाहिए। मूल विश्वास को चुनौती देने वाले वास्तविक जीवन के अनुभव किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति को परिवर्तन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दे रखा है कि अभिवृत्ति हमारे जीवन के विकल्प को प्रभावित करती है और विपणन प्रक्रिया हमारे व्यक्ति के इस पहलू को लाभ उठाने में मदद करती है। तो परसुएशन एथिक्स की बात की गई है, तो यहाँ पे डेमेंटोलॉजिकल में एथिक्स में ए ऑप्शन हमारे यहाँ से सही बैठेगा। 31 देखते हैं। 11 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 28 वर्ष थी। दो बच्चों की जन्म हुआ। यदि वे बच्चे एक ही माता पिता के हैं और पहले से बच्चे की आयु छोटे बच्चे के जन्म के 6 वर्ष थी, तो परिवार के छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष। 11 वर्ष पहले की बात बता रखी है। 4 सदस्य थे क्योंकि 28 वर्ष वो थी। 6 सदस्यों वाले इस परिवार में आयु वही है जो 2 बच्चों के जन्म होने के बाद हो जाएगी। तो माता पिता और पहले बच्चे की आयु के अनुपात 6 था, तो अब का अनुपात कितना हो जाएगा। 9 वर्ष उस बच्चे की वर्तमान आयु हो जाएगी जब हम प्रोबेबिलिटी से इसको सोल्व करेंगे। तो 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति एक गोल पेज के चारों ओर बैठे हैं। गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। 2 विशिष्ट व्यक्ति एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो कौन सी प्राप्तांक गिरेगी। 7 व्यक्ति एक मेज के पास बैठे हैं, उनमें से 2 व्यक्ति अगल बगल में बैठे एक दूसरे के, तो कैसे हमारे आसपास में बैठेंगे। एक मेज के अगल बगल में बैठेंगे, 2 व्यक्ति एक साथ बैठ जाएंगे। 7 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं, एक व्यक्ति एक साथ बैठेगा और एक इधर बैठेगा, तो ऐसे ही तो बैठेंगे वो। 7 वर्ष पहले रजत की आयु की x गुना थी और राहुल की आयु राजेश से 2 गुना थी। यदि रजत की आयु 31 वर्ष थी तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी। राहुल की आयु 31 वर्ष थी और उसकी 7 वर्ष की प्राप्ति होने के बाद उसकी वर्ष कितनी हो जाएगी। 31 में 7 गया 24 वर्ष थी और ये इससे 2 गुना था, तो ये उसका हाफ होगा यानी 12 होगा और वो उससे 7 गुना ज़्यादा था 7 वर्ष पहले। तो 12 + 7 कितने हो जाएंगे 19। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 19। इसका हमारा करेक्ट आंसर रह जाएगा 33 का हमारा 19 आंसर हमारा सही रहेगा, क्योंकि हमने कैसे किया है 7 वर्ष पहले उसकी आयु उसके
थी तो ये हमारा 31 हो जाएगा। 31 और 7 को माइनस कर हमारा 24 आएगा। कुछ दो लोगों को बता दो, उसके 2x थे तो उसका 2x नहीं था, ये उसका हाफ हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 31 की वर्ष में दो गुना, यानी 7 वर्ष पहले का पूछा गया था, तो हमने 7 वर्ष बाद का निकाल दिया, तो हमें 7 वर्ष पहले का निकालना है, तो हम उसको प्लस करेंगे तो हमारी 19 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसका हमारा ए आंसर आएगा। 34th क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेटी गड्डी में से एक पत्ता यांत्रिक रूप से निकाल लिया जाता है तो चिड़िया 7 होने की प्राप्ति कितनी हो जाएगी। 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, उनमें से चिड़ी निकालनी, यानी 13 की होगी एक चिड़ी, तो और 7 उसमें निकालनी, 13 की रहेगी, 7 हमने निकाल ली, एक हमारी बची, तो n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो 8/13 हमारे नहीं बच जाएंगे, तो 34 का हमारा कितना रहेगा। 8/13 रहेगा, और ये हम निकाल लेंगे, ये हमारा 16/13 हमारा इसका सही आंसर चला जाएगा। तो ये हमारा आएगा 4/13, क्योंकि ये जाएगी। एक बार इसको मैं दोबारा करती हूँ। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेटी पट्टी है, उस गड्डी में से यांत्रिक रूप से निकाले जाएंगे 7 चिड़ी, और 7 होने की प्राप्ति कितनी बार हो जाएगी। 13 चिड़ी रहेंगी, और 13 चिड़ी यहाँ पे रहेंगे, और 3 बादशाह रहेंगे, तो 13 चिड़ी और 3 बादशाह रहेंगे, यानी 4 हो गए, 13 रहेंगे। तो जब हम इसको कहते हैं हमारा आएगा 16.52। जब हम 16.52 करेंगे ये थे, तो 16.52 हमारा आ गया। तो जब हमने इसको काटा तो ये हमारा 4 पे गया, ये हमारा 13 पे गया, तो हमारा आंसर आया 4/13। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, 4/13। अब हम 35th क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर कंपनी को कंप्यूटर हार्डवेयर का अनुबंध मिलने की प्राप्ति 2:3 की है। सॉफ्टवेयर अनुबंध न मिलने की प्राप्ति 5:9 है। यदि कम से कम एक अनुबंध मिलने की प्राप्ति 4:5 होगी, दोनों अनुबंध को प्राप्त कितनी हो जाएगी। नीचे करेंगे 15। जब हम इसको करेंगे तो ऊपर हमारा 8/15 आ जाएगा, क्योंकि इसकी प्राप्ति कितनी रहेगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे 8/15, ये ऑप्शन हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन करते हैं। एक खिलाड़ी 3 खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है, प्रत्येक प्रतिभागी की संख्या 3, 9, 12 हो जाएगी, तो उसकी कम से कम प्रतियोगिता जीतने की प्राप्ति कितनी हो जाएगी। 3 खिलाड़ियों की भाग लेने की प्रतियोगिता है, जिसमें 3, 9 और 12 रहेंगे, तो कितनी प्राप्त रहेगी उनकी। यहाँ पे तो हमारी 81 हो जाएगी, क्योंकि हम इसको स्क्वेयर करेंगे तब आएगी। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी 8, 16 बन रही थी, तो ये 8 बन जाएगी। ये ऑप्शन यहाँ से हमारा सही रहेगा। 36 क्वेश्चन करेंगे। एक खिलाड़ी 3 खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है, प्रत्येक में प्रतिभागी संख्या 3, 9 और 12 रहती है, तो कम से कम एक प्रतियोगी जीतने की प्राप्ति कितनी रहेगी। 3, 9, 12 की रहेगी। 3 खिलाड़ी प्रत्येक खेल में भाग लेंगे, तो 81 ये हमारी प्राप्ति रह जाएंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। एक डिब्बे में 10 गेंद हैं, जिसमें 3 लाल गेंद है। 10 गेंद है, जिसमें से 3 लाल गेंद हैं, बाकी शेष नीली गेंद हैं। इन डिब्बे में 6 गेंदें एक आंशिक नमूना बनाया जाता है, तो कितने तरीके से अधिकतम 2 लाल गेंदें शामिल हो, बाकी 6 गेंदें एक ही रंग की आई, कितनी में आएगी। यानी 10 गेंद का रहेगा, और 6 गेंद लेके आएंगे, तो यहाँ पे हमारा 210 का बन जाएगा। दूसरा हमारा 3 गेंद और 2 इसकी रह जाएंगी, तो ये हमारा 210 का, ये हमारा 108 का बनेगा। तो 210 प्लस 108 करा तो हमारा कितना आएगा, 168।
माइनस किया तो 168 आएगा हमारा यहाँ से आंसर। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा 37 का। 38 क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा निशानेबाजी में एक बार लक्ष्य भेदने की प्राप्ति 0.3 रहेगी तो 10 बार निशाना साधने की प्राप्ति क्या रहेगी। 3 बार साध चुका है 10 में से, तो 7 बार साधेगा तो उसकी ये प्राप्त अंक की रहेगी। तो ये हमारा ये आंसर आएगा 38 का। नेक्स्ट हम आरसी करते हैं। एक मित्र जो द्विध्रुवीय विकार यानी बाइपोलर डिवाइडर से पीड़ित है वह अलग अलग संवहनीय हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का यह मानना कि रोग कभी कभी नियंत्रण से नहीं रहता, लंबे अवसादग्रस्त दौर से जब एक व्यक्ति किसी से बात नहीं करता, इसके बाद छोटे छोटे उत्पन्न दौरे भी आ सकते हैं। तो एक मित्र के रूप में ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए हमें पता नहीं चलता कि उसकी सहायता कैसे करें या स्वयं की सहायता कैसे करें। यह व्यक्ति अचानक दूसरों पर क्रोधित भी हो सकता है और हम इस बात को लेकर चिंतित भी हो सकते हैं कि अगर यह व्यक्ति स्वयं को हाथ करेगा तो कैसे काम चलेगा। हमें समझ नहीं आता कि स्थिति को कैसे निपटा जाए। क्या हमें किसी की सलाह मशवरे और यहाँ तक कि हमें यह पता नहीं होता कि पीड़ित व्यक्ति की प्रतिक्रिया कैसी होगी, तो उस पर हम कैसे प्रतिबिंबित करेंगे। यानी एक उस विकार को उचित उपहार न किया जाए तो द्विध्रुवी रोग की जीवन का गंभीर खतरा होगा। सीमित शोध के कारण द्विध्रुवी रोग का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। द्विध्रुवी विकार के लिए यह आवश्यक होगा कि देखभाल करने वाला व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखे। द्विध्रुवी विकार न केवल रोगी को बल्कि रोगी के साथ रहने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। हाँ, क्योंकि सामने वाले को भी नहीं पता ना कि वह किस पीड़ित व्यक्ति का प्रतिक्रिया करेगा, क्या प्रतिक्रिया करेगा, तो दोनों ही प्रभावित होंगे उससे। जो बीमार है वो भी और जो बीमार नहीं है, जो उसकी सहायता कर रहा है वो भी। तो इसका आंसर इस प्रकार डी आ रहा है। विश्व मूल्य सर्वेक्षण यानी BWS सामाजिक पूंजी की एक पूरक समझ को आगे बढ़ाता है जो राजनीतिक भागीदारी को समझाने में हमारी सहायता करता है। सामाजिक पूंजी को पारंपरिक विश्वास को दर्शाने वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। यह पारंपरिक विश्वास गैर राजनीतिक संगठन की सदस्यता, गैर राजनीतिक संगठनों के लिए स्वैच्छिक कार्य और मित्र कार्यस्थल, विद्यालय, चर्च के सहकर्मियों या खेल क्लब के साथ बातचीत के माध्यम से, सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। तो संक्षेप में यह व्यक्तिगत या संगठनात्मक स्तर पर संबंध निर्माण करने और ऐसा प्रबंधन करने कि सभी प्रकार की गतिविधियां संपन्न हो सके के लिए उपयुक्त माना जाएगा। तो निम्न में से कौन सा विवेकपूर्ण निष्कर्ष सत्य माना जाएगा कि लोग गैर राजनीतिक संगठनों में कम शामिल होते हैं और राजनीतिक भागीदारी की संभावना कम हो जाएगी। गैर राजनीतिक संगठनों के लिए शैक्षिक कार्य और मित्र कार्यस्थल, विद्यालय, चर्च के सहकर्मियों, खेल क्लब के साथ बातचीत के माध्यम से, सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से देखा जाएगा। संक्षेप में यह व्यक्तिगत या संगठनात्मक स्तर पर संबंध निर्माण के बारे में है जो एक ऐसा संबंध बनाएगा कि जिस पर हम सभी प्रकार की गतिविधियां संपन्न होगी। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज के समय में सामाजिक पूंजी बनाने का महत्वपूर्ण तरीका रही है और गैर राजनीतिक संगठनों के कम शामिल होने से राजनीतिक भागीदारी की संभावना भी कम रह जाएगी। ये हमसे नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि हम सोशल नेटवर्क बनाएंगे तो हमारे कैसे काम होने के माध्यम से देखा जाएगा। सोशल नेटवर्क बढ़ाएंगे तो उसका सोशल नेटवर्क हमारे महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसका हमारा ओनली 2 ऑप्शन सही रहेगा, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 2 भाई बहनों सहित 8 व्यक्तियों का एक परिवार एक गोल मेज के चारों ओर बैठा रहता है। ये 2 भाई बहन एक साथ नहीं बैठ सकते तो उनके बैठने के तरीके कितने रहेंगे। 2600, 3600, 5600 या 8 व्यक्ति 2 भाई बहन नहीं बैठेंगे तो C4/8 में चल जाएगा। तो उससे हमारा आंसर आएगा 5600 बार ऐसे बैठ सकते हैं। 56 बार ऐसे बैठ सकते हैं। तो इस 41 का हमारा आंसर आएगा 5600। एक लड़की 0 से 6 तक के अंकों का उपयोग करके 4 अंकों का पिन कोड लगाती है जिसमें से कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। यदि वह सदैव एक सम अंक से शुरू होकर एक सम अंक की ओर जाएगी तो उसके 4 अंकों का पिन कोड क्या रहेगा। एक सम ही रहेगा, 120 रहेगा, 240 रहेगा, 600 रहेगा, 120। एक 0 से 6 की तरफ जाएगी तो 0 से 6 की तरफ 1 2 3 4 ले सकती है, 4 3 2 1 ले सकती है, तो ऐसे वो 120 तो यानी 120 और 240 बार ऐसा बना सकती है। वो 120 बार ऐसा बनाएगी 6 अंकों की संख्या के साथ। तो हमारा आंसर
ये हो जाएगा यहाँ पर। एक प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न है जिनमें से प्रत्येक का उत्तर या तो सही है या गलत है। किसी भी दो छात्रों में एक जैसे उत्तर नहीं दिए और किसी भी छात्र ने सटीक रूप से 3 सही और 3 गलत उत्तर भी नहीं दिए। परीक्षा में अधिकतम कितने अंक देने की संभावना रहेगी? 216, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक सही होने 3 गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। यहाँ पे 6 प्रश्न दिए गए थे, तो यहाँ पे 200, तो यहाँ पे दो की वैल्यू 9 हो जाएगी, यहाँ पे 216 हमारा सही आंसर हो जाएगा। गणित की छात्रवृत्ति परीक्षा में 3 छात्र, भौतिकी की छात्रवृत्ति परीक्षा में 4 छात्र, रसायन विज्ञान की छात्रवृत्ति परीक्षा में 5 शामिल होते हैं, तो छात्रवृत्ति कितनी मानी जाएगी, 30 या 60? क्योंकि यहाँ पे 4 छात्र रसायन विज्ञान में है 4 और 5 का सी का बन रहा है, तो 20/3 बन रहा है, तो यानी हमारा 20/3 यानी हमारा 60 बन रहा है इसका आंसर। तो ये हमारी बी यानी हमारा 60 हमारा इसका सही आंसर बन रहा है। परिच्छेद देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिल्प आधारित उद्योगों को प्राय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के औचित्य के आधार पर सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। हस्तशिल्प और हथकरघा के अतीत के साथ निरंतरता के प्रतीक के रूप में प्रोत्साहन किया जाता है, लेकिन यह ढांचा उनकी परंपरा के स्थिर चेन तक सीमित करने का जोखिम उत्पन्न भी करता है। कई कारगर तर्क देते हैं कि इस प्रकार के आख्यान सांस्कृतिक इतिहास और जीवंत वास्तविकताओं की विविधता को अनदेखा कर देते हैं। जब शिल्प को केवल विरासत के चश्मे के रूप में देखा जाएगा, वह युवा डिग्री और समकालीन बाजारों के जुड़ने में विफल रह जाएगा। इसलिए चुनौती शिल्प को केवल परंपरा के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि एक गतिशील क्षेत्र के रूप में पुनर्स्थापित करने की बात कही गई है, जो उस संदर्भ का अनुकूलन हो सके और साथ सांस्कृतिक मूल्य को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ कौन सा प्रतिपद की शिल्प का भविष्य संकीर्ण विरासत की दृष्टि से आगे बढ़ाकर स्थान देने और उन्हें अनुकूलित सांस्कृतिक प्रथाओं के रूप में जोड़ने या निर्भर करने पर जोड़ेगी नहीं। हथकरघा को परस्पर सरकार का समर्थन तभी सार्थक होगा जब उसके बाजार अनुकूलन की अपेक्षा सांस्कृतिक संरक्षण को जोड़ा जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं रहेगी और तब तक सरकार उसको सांस्कृतिक रूप से अनुकूलन नहीं करेगी, तब तक नहीं हो सकेगा। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन हमारे यहाँ से बिल्कुल सही बैठ रहा है। नेक्स्ट DI देखेंगे। हाल ही के वर्षों में भारत में स्वास्थ्य प्रणाली का तेजी से विस्तार हुआ है, फिर भी पहुंच और गुणवत्ता में असमानताएं बनी हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023 रेखांकित करता है कि कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए जाने वाले खर्च यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में कमी आई है, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक एक खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश बढ़ा है, फिर भी यह राज्यों के बीच असमान है, जिससे स्वास्थ्य परिणाम में व्यापक अंतर दिखाई देता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लक्ष्य वित्तीय सुरक्षा पद प्रदान करना है, किंतु अवसंरचनात्मक मानव संसाधन के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति के मौजूदा अंतराल के कारण सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही रहेगा? जेब से किए जाने वाले खर्च में कमी दर्शाएगी कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। निरंतर आगे तो नहीं बढ़ रहा, ये बात गलत हो जाएगी। सर्वोत्तम प्रतिबिंब नहीं दर्शा रहा। भारत में स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति वित्तीय सुरक्षा योजना में दिखाई देती है, लेकिन अवसंरचनाओं का बल्कि संरचनात्मक अंतराल समान परिणाम को निरंतर निलंबित कर देगा। स्वास्थ्य सार्वजनिक विनिवेश बढ़ा है, इसलिए स्वास्थ्य चुनौतियों अधिकांश व्यय की दक्षता में से संबंध बढ़ाया जाएगा नहीं। सरकार की पहलों की वृद्धि के बावजूद भारत की स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियां मुख्यतः प्रणालीगत कमजोरी की अपेक्षा संस्थागत वितरण का मामला बनी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है, संस्थागत वितरण का मामला बनी गई है, जिस वजह से सार्वभौमिक आयुष्मान भारत सुरक्षा स्कीम नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से ये और जगह लास्ट परिच्छेद देखते हैं। एक अध्ययन के अनुसार व्यक्तिगत मान्यताएं कौशल के अंतर का प्रतिनिधित्व करती है। विकृत व्यक्तिगत मान्यताएं प्रतिरोधी को कमजोर कर देती है और उनके परिणाम स्वरूप संज्ञात्मक अंतरक्रिया और व्यवहारात्मक अंतरक्रिया को निर्मित कर देती है। इस संदर्भ में प्रलोभन से परे विचार और मादक पदार्थों से संबोधित मान्यताएं इस संज्ञानात्मक अंतरक्रियाओं से उत्पन्न आंतरिक मान्यताओं को कैसे प्रतिस्थापित करेगी? की उपस्थित व्यक्ति प्रभावी संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक अंतरक्रियाओं का निर्माण करेगी और प्रतिरोधी कौशल की कमतर कर मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि तैयार करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वितर्क सही रहेगा? कोई भी विवेकशील व्यक्ति मदिरा का सेवन नहीं करेगा या मादक पदार्थों का आदी नहीं होगा। ये बात तो यहाँ पे कही नहीं गई है।
व्यवहारिक अंतःक्रिया प्रभावी अंतःक्रिया उत्पन्नात्मक मान्यताएं हैं जहाँ शोधकर्ता गलत मान्यताओं की उपस्थिति वाक्य संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक अंतःक्रिया का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे ये बात कही नहीं गई है कि ये वाला तो आएगा नहीं। यदि किसी व्यक्ति की मान्यता उदार हो तो वह सभी प्रकार के लव छोड़ सकता है। यहाँ मादक पदार्थ संबंधित मान्यता इस संज्ञानात्मक अंतःक्रिया के रूप में अंतर्व्यक्त रहेगी। व्यवहारिक अंतःक्रिया और संज्ञानात्मक अंतःक्रिया एक दूसरे को प्रभावित करेगी और व्यवहारिक अंतःक्रिया का निर्माण करेगी जिससे प्रतिरोधी कौशल से कम उपज कर मादक पदार्थों के सेवन की प्रतिपुष्टि तैयार कर सकती है। तो यहाँ पे सभी प्रकार की लत तो छोड़ नहीं सकेगी पर आदि भी नहीं होने देगी। तो यहाँ पे नाइदर और नोर का ही सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी ही सही रहेगा, नाइदर नोर, न तो एक न तो दो। डी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। अब हम 48 क्वेश्चन की बात करेंगे कि 12 विद्यार्थियों की ट्यूशन कक्षा में 8 लड़कियां 14 लड़के हैं। तो 4/7 2 बेंचों पर बैठे जाएंगे। तो यानी यहाँ पे 15/8 11 सीटें रहेंगी जो 4 विशिष्ट लड़कियां बैठेंगी और 4 लड़के बैठेंगे। इस प्रकार से बनाई जाएगी। तो C 15/16 रहेगा और 10 और 15 का हमारे बैठेगा। तो हमारा ये ऑप्शन हमारा सही रह जाएगा। कमेंट्री शब्द के वर्ण को कितनी बार बनाया जा सकता है? इसकी वोवल्स उनको एक साथ निकाल लें और जब हम इनका C5 और C4 करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 2 3 6 0। नेक्स्ट है यदि पुनरावृत्ति को 0 2 3 4 5 6 7 से 50,000 तक की 5 अंक वाली सम संख्या बनाई जाएगी तो कितनी संख्या बनेगी? 5 सम संख्या बनेगी तो 0 0 की संभावना रहेगी। तो मुख्यतः बी तो ऑप्शन आएगा नहीं। इसका आंसर आएगा 4060। इसका आंसर हमारा डी आएगा। इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन आज हम कर चुके हैं सी सेट के। नेक्स्ट पार्ट हम 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बढ़ाइए बच्चे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे क्या करवाना है। उसी हिसाब से हम हमारे सी सेट GS की प्रैक्टिस सीरीज लेके चलेंगे और PT 365 के MCQs और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।